हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। लेक्चर नंबर 37 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद में 37, 38 और 39 ये तीन लेक्चर अभी अपने बाकी हैं। तो इन तीनों लेक्चर्स के अंदर अपन जो पावर थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी अपन फिनिश करेंगे, एज वेल एज अपन जो अपना वर्क एनर्जी पावर है इस चैप्टर का मॉड्यूल है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको टिक करवा चुका हूँ और इस लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्टेज थर्ड है उसके और टिक करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर की स्टार्टिंग अपन एक क्वेश्चन के साथ में करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान के एक पिंड का प्रारंभिक वेग u है, इसको नियत शक्ति P प्रदान की जाती है, ठीक है ना। S दूरी तय करने के पश्चात पिंड का वेग क्या हो जाएगा, ये आपको याद करना है। अभी देखो, सबसे पहले यहां पे बात कर रहा है कि इसकी भी शक्ति की बात कर रहा है, P की। तो मैं लिख दूंगा P बराबर F इंटू वी। ये तो आपको लिखना ही है। अभी F को अपन जानते हैं एम ए इंटू क्या देगा आपके पास है V। क्वेश्चन बोल रहा है कि S दूरी तय करने के पश्चात, यानी आपको दूरी की बात कर रहा है, आपकी बात समय की बात नहीं कर रहा है। पिछले लेक्चर के लास्ट में अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें t समय पश्चात वेग पूछा गया था। तो आपने एक को लिखा था dv अपॉन dt, और अब की बार आपको पूछा जा रहा है s दूरी तय करने के पश्चात। तो m को अपन लिख देंगे m, v को अपन लिख देंगे v, और a को अपन क्या लिख देंगे v dv अपॉन ds। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा m v स्क्वायर dv अपॉन ds। इसके बाद में v स्क्वायर dv को साइड में कर लो, तो ये आपके पास है P बाई एम इंटू क्या देगा आपके पास में P बाई एम इंटू ds हो गया। तो अपन क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये अपन इंटीग्रेशन कर दिया, तो प्रारंभिक इसका विस्थापन 0, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है u। अंतिम वेग कितना देगा, भी विस्थापन कितना देगा s, तो अंतिम वेग कितना देगा आपके पास v। तो v स्क्वायर का कितना होता है, v की पावर 3/3, तो 3 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये v क्यूब हो गया, u से लेके v तक। इसको अपन बोलेंगे 3p/m, और ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 से लेकर के s तक। तो यहां से आपके पास में v की जगह v पुट कर देंगे तो v क्यूब माइनस क्या देगा आपके पास है u क्यूब, v क्यूब माइनस क्या देगा आपके पास है u क्यूब बराबर क्या देगा आपके पास है 3p/m इंटू क्या देगा आपके पास s हो देगा। अब आपको अगर यहाँ पे दूरी पूछता तब तो s निकाल देते, बट आपको यहाँ पे वेग पूछ रहा है, तो अपन लिख देंगे v क्यूब बराबर कितना देगा आपके पास है u क्यूब प्लस क्या देगा आपके पास है 3ps/m, और v कितना देगा इसकी पावर 1/3। ये आपको इस प्रकार से वेग प्राप्त हो गया बेटा, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि अपने पास में कोई भी एक मोटर है, इस मोटर से अपन ने कोई भी एक पाइप लगा रखा है, ठीक है ना। और ये मोटर है ना, इस पाइप से किसी एक नियत दर से पानी को सप्लाई कर रही है, एक कांस्टेंट रेट से पानी को सप्लाई कर रही है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मोटर है ना, इस मोटर की जगह मैं कोई दूसरी मोटर लगाऊं और ये मोटर पहले वाली मोटर की तुलना में n गुना पानी प्रति सेकंड प्रवाहित करे, ठीक है ना। तो इसके लिए इस मोटर की जो शक्ति है वो आपको कितने गुना करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन
क्या कह रहा है अभी, एक मोटर एक पाइप से नियत दर से पानी की आपूर्ति करती है, उसी पाइप से n गुणा दर से पानी की आपूर्ति करने के लिए मोटर की जो शक्ति है कितने गुणा करनी होगी, ये बातें होगी भी। समझ गए ना? जैसे मान के चलेगा कोई एक मोटर है, एक पाइप से, पाइप आपको वही दे रखा है भाई, उस पाइप से है ना, मान के चलेगा किसी दर आर से, आर दर से मान के चलेगा पानी की सप्लाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, जिस दर से पानी की सप्लाई आपको मिल रही है उसकी दुगुनी करनी है या 3 गुनी करनी है। तो आपको जो मोटर है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, उस मोटर की शक्ति आपको कितने गुना करनी पड़ेगी, ये मैं आपको पूछ रहा हूं भाई। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, पानी की प्रवाह की दर। पानी प्रवाह की दर क्या होती है भाई, एकांक समय में कितना आयतन प्रवाहित हो रहा है वो होता है भाई, बराबर क्या होता है आपके पास, डीवी अपॉन dt। ये जैसे मान के चलिए आपके पास कोई ट्यूब हो गया, इस ट्यूब से मान के चलिए इस प्रकार से इधर की तरफ पानी प्रवाहित हो रहा है, किस वेग से, v वेग से, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना देगा आपके पास, a हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इतने से भाग की, बात करते हैं इतने से भाग की, मान के चलिएगा ये वाली जो लंबाई है ये कितने देगी आपके पास, dx। तो इस इतने से भाग का जो आयतन है, आयतन को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, आयतन बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, a इंटू dx, ठीक है ना। ये तो क्या देगा आपके पास है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये या पानी प्रवाह की दर अपन dm/dt लिख देते हैं भाई। प्रति सेकंड कितना आयतन प्रवाहित हो रहा है, प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान प्रवाहित हो रहा है, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्यमान की मात्रा अपन निकाल देते हैं, ठीक है ना। बात एक ही है, ठीक है ना, गलत नहीं किया कुछ भी मैंने। तो dm/dt द्रव्यमान को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, आयतन गुणा घनत्व है, तो रो इंटू क्या देगा आपके पास, dv अपॉन dt हो गया। तो रो का तो रो हो गया, dv को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, वॉल्यूम को, एरिया इंटू क्या देगा आपके पास है, डिस्टेंस अपॉन dt, और dx/dt को अपन क्या लिख सकते हैं, v। तो ये आपके पास है क्या देगा, a v इंटू रो हो गया। तो पानी के प्रवाह की जो दर होती है वो क्या होती है आपके पास है, a v इंटू रो होती है भाई, ठीक है ना। अब आपको बोला जा रहा है कि पानी की प्रवाह की जो दर है ना वो आपको कितने गुना करनी है भाई, n गुना करनी है। कितने गुना करनी है, n गुना। तो अपन बोल सकते हैं कि dm/dt डेस है वो आपके पास हो जाएगा n गुना किसकी, dm/dt की, यानी बाद वाली है ना, पहले वाली की n गुना करनी है। dm/dt को अपन क्या लिख सकते हैं, a v रो, तो पाइप वही है तो एरिया वही रहेगा, स्पीड v डैश हो जाएगी, पानी की डेंसिटी वही रहेगी, n का n हो जाएगा, dm/dt को अपन लिख देंगे a v रो, एरो से एरो को काट दो तो आपके पास v डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, nv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, nv। v डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, nv। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी शक्ति की बात करते हैं, शक्ति। तो P बराबर क्या था आपके पास, F इंटू वी।
तो v को तो अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, एफ का एक फॉर्मूला होता है v इंटू डी एम बाई डी टी भी होता है, याद होगा आपको। एफ बराबर क्या होता है, v डी एम अपॉन डी टी। तो एफ को अपन लिख सकते हैं v डी एम अपॉन डी टी। तो ये आपके पास हो जाएगा v स्क्वायर डी एम अपॉन डी टी। तो v स्क्वायर का v स्क्वायर और dm अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ए वी इंटू रो। तो ये ए वी क्यूब इंटू क्या देगा आपके पास और रो, यानी यहां से आपके पास जो पावर है वो वी क्यूब के समानुपाती हो जाएगी। तो बेटा अपन लिख सकते हैं पी डेश अपॉन पी बराबर वी डेश क्यूब या वी डेश अपॉन v का क्या हो जाएगा आपके पास में, क्यूब हो जाएगा। अब v डेश बराबर कितना देगा आपके पास है, एन वी अपॉन v का क्या कर देंगे अपन, क्यूब। v से अपन v को काट देंगे तो ये आपके पास एन क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो p डेश है वो आपके पास हो जाएगा एन क्यूब गुणा क्या देगा। तो अगर आप पानी की प्रवाह की दर को n गुणा करना चाहते हैं तो इस स्थिति में आपको मोटर की जो शक्ति है वो n क्यूब गुणा करनी पड़ेगी। यानी आप चाहते हैं कि उसी पाइप से दुगुनी दर से पानी आए, तो दुगुनी दर से पानी प्राप्त करने के लिए आपको मोटर की शक्ति है वो 2 की पावर 3 गुणा यानी 8 गुणा करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप नोट करें, फिर उसके बाद में पावर को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपना ये जो पावर वाला टॉपिक है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब पावर के अंदर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जिसका नाम है दक्षता, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, अपन क्या करते हैं जैसे किसी भी सिस्टम में कुछ इनपुट देते हैं और इसके बदले अपने को कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। तो आउटपुट है वो इनपुट का कितना परसेंटेज है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं दक्षता की बात करते हैं। तो ये आपके पास रहेगी दक्षता बराबर क्या हो जाएगी आपके पास में देना से निर्गत शक्ति बटे क्या हो जाएगी आपके पास में निवेशी शक्ति, यानी इसको अपन बोलेंगे पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। दक्षता को अपन लिखते हैं ईटा से, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है पी आउटपुट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है पी इनपुट। और प्रतिशत दक्षता की अगर बात करें तो ये आपके पास में कितना देगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास में पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू क्या देगा 100। ये बातें होगी भी। अब कई बार अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक व्यक्ति है जो कोई एनर्जी ड्रिंक पीता है और वो एनर्जी ड्रिंक पी करके कुछ एनर्जी गेन करता है, कितनी भी एनर्जी आपको दे दी, ठीक है ना, इतनी एनर्जी उसने गेन की, और उसके बाद में इस एनर्जी से वो इतनी हाइट तक चढ़ता है, तो उसकी दक्षता आपको ज्ञात करनी है भाई, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अपन कैसे ज्ञात करेंगे भी, चलो एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान कितना भी 60 केजी, एक एनर्जी ड्रिंक पीकर 80 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त करता है,
यदि इस ऊर्जा से वह 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ पाता है तो दक्षता ज्ञात करो भी। तो दक्षता अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना, देखो सॉल्यूशन। दक्षता आपके पास हो जाएगी इतना परसेंटेज बराबर। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो आपको एनर्जी है, वो एनर्जी दे रखी है कि इतनी एनर्जी वो इनपुट के रूप में लेता है और फिर इससे ये कुछ कार्य करता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ई आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास ई इनपुट इंटू 100। तो यहां पर आपके पास जो ई आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, अभी mgh की बराबर हो जाएगा। भाई ये जो कार्य कर रहा है वही तो अपने को आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा ना। तो कितना हो जाएगा mgh, तो m कितना देगा आपके पास है 60, g कितना देगा 10 और h कितना देगा आपके पास है 100 अपॉन ई इनपुट। ये कितनी एनर्जी लेता है भाई, 80 किलो जूल। 80 किलो का मतलब कितना, 10 की पावर 3, तो 1 2 3, 3 से गया 3, तो 60/80 इंटू 100 कर देंगे अपन। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 3/4, तो ये आपके पास है 75% दक्षता हो जाएगी। यानी इस व्यक्ति की बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो कितने भी 75% है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज खा पी करके ये जो ऊर्जा प्राप्त करता है, इस ऊर्जा का 75% है वो तो कार्य करने में खर्च हो जाता है, और बचा हुआ जो 25% है ये इसकी बॉडी के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। अब बॉडी के अंदर कैसे कंज्यूम हो सकता है, अभी अपनी जो बॉडी, अगर अपन बैठे हैं तो भी अपने बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज होती है जो अपने को दिखती नहीं है बट अपनी बॉडी के अंदर चलती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे हार्ट है वो भी अपना काम कर रहा है, अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो इन ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये 25% है वो उस एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी पावर थी। तो बच्चों मैंने आपको वर्क, एनर्जी और पावर, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको फिनिश करवा दी अभी, ठीक है ना। इसके बाद इस चीज को आप नोट करें और फिर उसके बाद में अपन मॉड्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों मॉड्यूल निकाल लीजिएगा आप, और मॉड्यूल की जो स्टेज फर्स्ट है ना वो अपन डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 197 पर आ जाओ आप, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं वर्क, एनर्जी, पावर, स्टेज फर्स्ट, पेज नंबर 197 से स्टार्ट है भाई, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब जो जो क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए थे वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है भाई जिस क्वेश्चन के अंदर जैसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा उसके केवल आपको हिंट मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है फोर्थ, दे रखा भी 30 ग्राम द्रव्यमान का तो कोई कण है और इसकी पोजीशन x बराबर 3t - 4t² + t³ द्वारा दी जाती है। प्रथम 4 सेकंड में आपको क्या करना है, किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको x दे रखे, इस x का समय के सापेक्ष अवकलन कर देना, आपको प्राप्त हो जाएगा v प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, v। इसके अंदर आप t बराबर 0 पुट कर दोगे तो v1 आ जाएगा, और t बराबर 4 पुट कर दोगे तो v2 आ जाएगा, ठीक है ना। v1 आ गया, v2 आ गया, और किया गया कार्य बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो अपन लिख देंगे 1/2 m v2² - v1² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे सोल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। m द्रव्यमान के एक पिंड को एक अचर त्वरण g/4 से एक रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता है, तो इस पिंड पर रस्सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। रस्सी कौन सा बल लगाती है, तनाव बल लगाती है। चलो इसका एक बार अपन FBD बनाते हैं और फिर तनाव की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके पास 9। क्या कह रहा है अभी, ये आपके पास कोई रस्सी है, इस रस्सी से m द्रव्यमान का कोई पिंड लटका हुआ है, ये m द्रव्यमान हो गया। ऊपर की तरफ तो क्या लग रहा है, T लग रहा है,
और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg लग रहा है। और ध्यान से देखना, देखो नीचे की तरफ इसका तोड़ना वो कितना देगा आपके पास है, g/4 हो जाएगा। तो अपन इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, नीचे वाला फोर्स कितना देगा mg, ऊपर वाला फोर्स कितना देगा आपके पास है t। ये तो नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, तो mg/4 हो जाएगा। भाई गति नीचे की तरफ कर रहा है तो नीचे वाला बल माइनस ऊपर वाला बल अपन कर देंगे। तो यहां से आपके पास t बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 3mg/4 हो जाएगा। ये बात होगी। कार्य बराबर क्या था, बल गुणा विस्थापन। अब आपको रस्सी के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो रस्सी के द्वारा कौन सा बल लगता है, तनाव बल लगता है। तो बल कितना देगा आपके पास, 3mg क्या देगा आपके पास 4, ठीक है ना। और इसके बाद में इंटू विस्थापन कितना देगा आपके पास, d हो जाएगा। और बल तो ऊपर की तरफ है और विस्थापन नीचे की तरफ है, तो इस कारण से किया गया कार्य क्या देगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका 9th क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे 10 मैंने आपको टिक नहीं करवाया, बट फिर भी 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपन देख लेते हैं। दो स्प्रिंग जिनके बल नीतांक है K1 और K2, K1 बड़ा है किसी भी K2 से, यदि वो एक समान बल से खींची जाती है तो कौन सी स्प्रिंग में कार्य समान होगा, मतलब किस में कार्य ज्यादा होगा, किस में कार्य कम होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बच्चों, W बराबर कितना होता है आपके पास, हाफ kx², ठीक है ना। तो W बराबर क्या देगा आपके पास, हाफ kx²। अब कई बार आपको बोला जाता है कि यदि x है वो क्या भी समान है, ऐसे बोला जाता है कि दोनों स्प्रिंग है वो समान विस्थापन से खींची जाती है, दोनों में समान विस्थापन उत्पन्न किया जाता है। यदि x बराबर समान होगा तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है k। तो इस स्थिति में W2/W1 बराबर क्या देगा आपके पास है, K2/K1। यानी अपन बोल सकते हैं कि जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा ना, तो उसके लिए किया गया कार्य भी क्या देगा, ज्यादा, ठीक है ना। अगर समान विस्थापन से खींचा जाता है। और इसके बाद अगली बात अपन करते हैं, W बराबर क्या देगा आपके पास, हाफ kx²। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऊपर भी इसको अपन k से और नीचे भी अपन इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा भाई, kx इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास 2k। अब kx को अपन क्या बोल सकते हैं, f बोल सकते हैं ना। तो यहां से W बराबर क्या देगा आपके पास, f² अपॉन क्या देगा आपके पास 2k। अब यहाँ पे अपन f है, क्वेश्चन में ऐसे बोला जा रहा है कि दोनों स्प्रिंगों को समान बल से खींचा जा रहा है, सेम फोर्स है उससे खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे f को अपन क्या कर देंगे भी, सेम कर देंगे। और f अगर सेम हो गया तो W इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है k। तो इस स्थिति में W2/W1 बराबर क्या देगा आपके पास है, K1/K2। यानी इस स्थिति में जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा ना, उसके लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कम। तो ये मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे इसमें खोज सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो K1 बड़ा दे रहेगा K2 से, तो W2 बड़ा हो जाएगा किससे, W1 से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से अपन क्या कर रहे हैं, किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा कितनी भी 10 जूल है। इस स्प्रिंग को s दूरी तक और खींचने के लिए आवश्यक कार्य कितना हो जाएगा अभी, ये आपको पूछा जा रहा है। अभी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 से कहां तक खींचते हैं, s तक। तो W बराबर कितना देगा 10 जूल। तो U बराबर कितना देगा आपके पास 1/2 k x2² माइनस क्या होता है आपके पास x1² होता है। ये कार्य हो गया अभी, ठीक है ना। और तो पहले कितना देगा 10 बराबर कितना देगा 1/2 k, इसके बाद कितना देगा 0 से s तक, तो s² माइनस 0, तो s² ही हो गया। इसके बाद W हो गया अगला, तो 1/2 k। इसके बाद में इसको ना फर्दर s और खींचते हैं। तो अब की बार आप क्या करते हैं भी, s तो पहले से विस्थापन इसके अंदर है, s से 2s तक खींचते हैं। तो 2s का स्क्वायर कितना देगा 4s² माइनस कितना देगा s², 3s² हो जाएगा। तो यहां से W बराबर कितना देगा 1/2 k इंटू कितना देगा आपके पास है 3s²। तो 1/2 ks² को अपन क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो 10 इंटू 3 कितना देगा आपके पास है 30। ये 11वां क्वेश्चन हो गया भी आपका सोल्व। अब ये जो 12वां क्वेश्चन है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो 12वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है।
इस विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करके आप वेग निकाल लें। क्या निकाल लें? वेग। तो वेग आ गया और इसके बाद में t बराबर 0 फुट कर देना, v1 आ जाएगा, t बराबर 2 फुट कर देना, v2 आ जाएगा और किया गया कार्य 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प से अपन कार्य निकाल लेंगे बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, देखो अगले पेज पे आते हैं। तो अगला पेज हो जाएगा आपका 15वां क्वेश्चन। देखो 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन है वो अगर आपने एक बार सोल्व करके एक बार आपने क्वेश्चंस को अगर ट्राई कर रखा है तो आपको मजा आएगा भाई, ठीक है ना। और आप पहली बार अगर क्वेश्चन देख रहे हो तब तो कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई, ठीक है। 12 केजी का एक बम विस्फोट के पश्चात 4 केजी और 8 केजी के दो भागों में विभक्त हो जाता है। 8 केजी के पिंड का वेग कितना भी 6 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना। देखो 12 केजी का एक पिंड है जो कि विरामावस्था में रखा हुआ था, तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना था भाई? 0। अब आंतरिक बलों की वजह से ये विभक्त होता है। अभी पहली बात यह है कि बम होता है वो आंतरिक बलों की वजह से विभक्त होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, केवल आंतरिक बल लग रहा है, तो इस स्थिति में केवल अगर आंतरिक बल लग रहा है तो इस स्थिति में क्या होता है? संवेग संरक्षित रहता है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग हो जाएगा। तो प्रारंभिक संवेग कितना भी 0, तो अंतिम संवेग भी कितना हो जाएगा आपके पास में? 0 देगा। तो एक तो हो जाएगा आपके पास है 4 केजी का और एक हो जाएगा आपके पास 8 केजी का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 8 केजी वाला वो किससे जा रहा है? अभी 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसका वेग इधर की तरफ कितना देगा आपके पास है? v। अंतिम संवेग वो 0 तब होगा ना जब इसका संवेग और इसका संवेग परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होगा। तो इसका संवेग कितना देगा बताओ? इसका 4v और इसका कितना देगा? 8 × 6 कितना देगा आपके पास? 48। इसके बाद में यहाँ से v बराबर कितना देगा आपके पास? 12 मीटर पर सेकेंड। ये v आ गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना देगी? 1/2 m कितना देगा आपके पास है? 4। 12 का स्क्वायर कितना देगा? 144, ठीक है ना। तो 144 ये आपके पास है 288 जूल। आंसर है क्या? 288 जूल। यस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया अभी। तो एक बार आप यहां तक देख लें, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आप ट्राई करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये आपको क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पढ़ाने के दौरान, गतिज ऊर्जा पढ़ाने के दौरान भी करवाना चाह रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि बाद में करवाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप भी इसको ट्राई कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दौड़ते हुए मनुष्य की गतिज ऊर्जा उस लड़के की गतिज ऊर्जा की आधी है जिसका द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का आधा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखना। देखो ये तो दौड़ते हुए मनुष्य, ये तो मनुष्य है और ये कोई लड़का है। ये लड़का हो गया। दौड़ते मनुष्य की गतिज ऊर्जा, इस लड़के का द्रव्यमान कितना है मान के इसलिए m, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है? 2m, ठीक है ना। और लड़के की गतिज ऊर्जा की आधी है, तो इसका वेग कितना देगा आपके पास में? स्मॉल v। इसका वेग कितना देगा आपके पास है? कैपिटल V, ठीक है ना। अब इसकी गतिज ऊर्जा कितना देगी आपके पास है? 1/2 इंटू कितना देगा आपके पास है? 2m इंटू कितना देगा आपके पास है? v², ठीक है ना। मनुष्य की गतिज ऊर्जा, लड़के की गतिज ऊर्जा कितना देगी? 1/2 m इंटू v²। मनुष्य की गतिज ऊर्जा लड़के की गतिज ऊर्जा की आधी है, तो लड़के की गतिज ऊर्जा ये होगी, इसका अपन आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो कितना देगा आपके पास? 1/4 बन जाएगा। ये 1/4 बन गया। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना। देखो 2 से अपन 2 को काट देते हैं, इसके बाद m से अपन m को काट देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, v² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? 4v²। यानी यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा? स्मॉल v बराबर 2 इंटू कैपिटल V हो जाएगा, ठीक है ना। तो
अब मनुष्य अपनी चाल वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा लेता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा लड़के की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो मनुष्य की प्रारंभिक चाल आपको बतानी है। अब ये जो अपनी चालन इसको 1 से बढ़ा लेता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी देगी भाई, 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना देगा आपके पास 2m इंटू इसकी चाल कितना देगी आपके पास में v+1 का होल स्क्वायर बराबर इस लड़के की गतिज ऊर्जा कितना देगी 1/2 m इंटू v² हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब आपको किसकी प्रारंभिक चाल पूछ रहा है, अभी मनुष्य की प्रारंभिक चाल पूछ रहा है, यानी कैपिटल V पूछ रहा है। तो यहां पर आपके पास जो स्मॉल v है, इस स्मॉल v को अपन कैपिटल V से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं ध्यान से कि स्मॉल v², तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी 2v, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या देगा आपके पास 4 इंटू कैपिटल V² हो जाएगा, 4v² हो गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, 2 से अपन 2 को काट देंगे, इसके बाद m से अपन m को काट देंगे, और इसके बाद में 4/2 कितना देगा आपके पास 2 हो जाएगा, कितना देगा 2। तो यहां से आपके पास में v+1 का स्क्वायर बराबर ये कितना देगा आपके पास में, v+1 का स्क्वायर बराबर कितना देगा 2v²। अपन क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ से रूट कर देते हैं भाई। दोनों तरफ से अगर अपन रूट कर देंगे तो ये आपके पास क्या देगा v+1 बराबर कितना देगा आपके पास √2 इंटू v हो जाएगा। v को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो कितना देगा आपके पास बताओ, v कॉमन ले लो तो √2 माइनस क्या देगा आपके पास 1 बराबर क्या देगा 1। तो यहां से v बराबर कितना देगा आपके पास 1/√2 माइनस क्या देगा आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड, क्या आपके पास v हो गया भी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 अपन देखते हैं बेटा, देखो आराम से क्या कहता है। देखो, एक वस्तु किसी लकड़ी की गुटके में 3 सेंटीमीटर तक प्रवेश करने पर अपना आधा वेग खो देती है, तो विराम में आने से पहले ये कितना और चलेगी। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन चाहे तो गति की तीसरी समीकरण से भी सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर अपन चाहें तो अपन जो कार्य ऊर्जा फर्म है उसकी हेल्प से भी सोल्व कर देते हैं। तो 3 सेंटीमीटर धस करके अपना आधा वेग खो देती है। अभी जैसे ये लकड़ी का कोई गुटका है, इसके अंदर ये कोई गोली, इस गोली का वेग कितना है, अभी प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास में v। इसके बाद जब ये यहां तक पहुंचती है तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास है 3 सेंटीमीटर। इसका वेग है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा v/2। और इसके बाद जब ये यहां तक पहुंचती है तो इस स्थिति में ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास x कितना और धसेगी। तो अब इसका जो वेग है v बराबर कितना हो जाता है आपके पास 0 हो जाता है। संपूर्ण गति के दौरान इस पर अपन पीछे की तरफ एक रिटार्डिंग फोर्स है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स F लग रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं। तो इस पे पीछे की तरफ बल कितना लग रहा है अभी F, विस्थापन कितना देगा आपके पास है 3, तो प्लस का है माइनस का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और किया गया कार्य बराबर क्या था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो कितना देगा आपके पास 1/2 m इंटू अंतिम वेग कितना देगा v/2, तो कितना देगा आपके पास में v²/4 माइनस क्या देगा आपके पास में v² हो देगा। तो यहां से आपके पास में से माइनस का साइन हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3f बराबर कितना देगा बताओ 1/2 m इंटू इसको अपन क्या बोलेंगे 3v²/4, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे भी। इसके बाद में अगली इक्वेशन मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, देखो ध्यान से। अगली इक्वेशन में आप एक काम करें, यहां से लेकर के यहां तक गति का समीकरण लगा दें, यहां से लेकर के यहां तक, सॉरी गति का समीकरण लगा दो, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो। तो अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय से इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो पीछे की तरफ बल कितना लग रहा है अभी F लग रहा है, और आगे की तरफ विस्थापन कितना देगा आपके पास 3+x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3+x। या एक काम करो आप, अब यहां से लेकर के यहां तक भी गति का वो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा सकते हैं, यहां से यहां तक एक ही बात है। चलो मैं यहां से यहां तक लगा देता हूं ताकि 3+x नहीं करना पड़े, केवल x से काम चल जाए। तो पीछे की तरफ बल कितना लग रहा है अभी F, विस्थापन कितना हो जाएगा इसका आगे x माइनस का,
बराबर अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा v/2। तो कितना देगा आपके पास में 1/2 m 0 माइनस कितना देगा आपके पास v/2 का स्क्वायर कितना देगा v²/4, ये भी माइनस का देगा। तो यहाँ से fx बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m v²/4, इक्वेशन नंबर 2 बन गया अभी। अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अभी दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो अपन कहते हैं समीकरण 2/1 कर रहा हूँ, तो 2/1 कर दूंगा तो ये मेरे पास में क्या है fx और ये मेरे पास में 3f है। तो f से f को काट देंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा x/3 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा अभी 1/2 से 1/2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा और v²/4 से v²/4 कट जाएगा। ठीक है ना, v²/4 से v²/4 कट जाएगा अभी। तो यहां से अपन कर रहे हैं 2/1, तो 2/1 तो नीचे आ जाएगा कितना भी 3, तो 1/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 को काट देंगे तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा बेटा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच कर लो, मिल जाएगा आपको। तो 20 और 21, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं कौन सा भाई 26वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 अपन देखते हैं, देखिएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 26वां। यह कह रहा है कि m द्रव्यमान का एक गुटका जो कि घर्षण क्षैतिज सतह पर गति कर रहा है के स्प्रिंग नियतांक की स्प्रिंग से टकराता है, इसे L दूरी तक संपीड़ित कर देता है। संघटन के पश्चात गुटके का अधिकतम संवेग कितना देगा। अभी बात सुनना भी, मैं क्या कर रहा हूं आपको। देखो गुटका कुछ वेग लेकर के आता है, वो वेग कितना आपके पास में v है, ठीक है, वो वेग कितना है v। तो अब ध्यान से देखना, देखो ये जो गुटका है वो क्या करता है स्प्रिंग से टकराता है। बेटा जैसे ये स्प्रिंग से टकराता है वैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना यानी दबाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। और जैसे इस ब्लॉक पर गुटके पर फोर्स लगेगा तो वैसे ही ये जो ब्लॉक है इसकी स्पीड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्प्रिंग के अंदर जो संपीड़न है वो अधिकतम है तो इस स्थिति में गुटके का वेग कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन बोल देंगे, ध्यान से देखना, देखो प्रारंभ में जो गुटका है वो गुटके का वेग द्रव्यमान कितना देगा भाई m, इसका वेग कितना देगा आपके पास में v। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना देगी 1/2 m v², या गतिज ऊर्जा को अपन क्या लिख सकते हैं p²/2m भी लिख सकते हैं। और पूरी की पूरी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है 1/2 के अधिकतम विस्थापन कितना दे रखा है L दे रखा है, तो L² बराबर कर देना इन दोनों को। यहां से आपके पास में p की वैल्यू आ जाएगी भी, ठीक है ना, आ जाएगी p की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 ये भी अपने को करना है भी। तो क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, देखो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 अपन देखते हैं अभी, इसको भी नोट कर लेते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग का एक सिरा मेज पर लगा है, दिख रहा है, जिसका बल नियतांक कितना भी k, इसके दूसरे सिरे से h ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से m द्रव्यमान की एक गेंद स्प्रिंग पर छोड़ी जाती है, स्प्रिंग d दूरी तक संपीड़ित हो जाती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुल कार्य कितना हो देगा अभी, चलो देखते हैं अपन कुल कार्य कितना हो देगा। देखो ध्यान से, देखो ऐसा है, सबसे पहले आप गेंद को देखो, इस गेंद पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है कितना भी mg, और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो ये जो स्प्रिंग है प्रारंभ में अपनी प्राकृतिक स्थिति में, और स्प्रिंग कितना दब जाती है, डी दब जाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि कुल कार्य W बराबर, ये आपके पास हो जाएगा WmG प्लस क्या हो जाएगा आपके पास W स्प्रिंग हो जाएगा। mg का कार्य कितना देगा, बल कितना देगा आपके पास mg, ये तो बल हो गया। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन कितना देगा अभी, ये h हो गया और ये d और हो गया। तो s नीचे आता है फिर उसके बाद d को दबा देता है, तो कितना देगा h प्लस d, mg h प्लस क्या देगा आपके पास d। अब mg भी नीचे की तरफ, विस्थापन भी नीचे की तरफ, तो ये तो आपके पास प्लस हो गया। और जैसे स्प्रिंग वो दबना स्टार्ट होती है
तो वैसे स्प्रिंग फोर्स तो लगाती है ऊपर, बट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो स्प्रिंग का कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव देगा। तो माइनस का 1/2 के, स्प्रिंग में कितना विस्थापन है बे, डी है, तो 1/2 के डी स्क्वायर। ये आपके पास में कुल कार्य हो जाएगी। अभी इसको आप चेक कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था। 27 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं भाई, देखो ध्यान से, 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की एक कार बाह्य प्रतिरोधक बल आर के विरुद्ध त्वरण ए से सरल समतल पर गतिशील है, जब कार का वेग v है तो कार्य करने की दर शक्ति कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा कर दिया। एम द्रव्यमान की एक कार है, ये कार है, बाह्य प्रतिरोधक बल आर के विरुद्ध, पीछे की तरफ प्रतिरोधक बल लग रहा है आर, आगे की तरफ कोई भी बल लग रहा होगा एफ, इसका त्वरण कितना हो जाएगा अभी ए, और इसका वेग अभी कितना अभी आपके पास वी है। आगे वाला बल कितना देगा आपके पास एफ, पीछे वाला बल कितना देगा आपके पास आर, नेट फोर्स बराबर कितना देगा एम इंटू ए, तो यहां से एफ बराबर कितना देगा बताओ, आर प्लस क्या देगा आपके पास एम ए, और पी बराबर कितना होता है आपके पास एफ इंटू वी। क्या पूछा जा रहा है अभी, ठीक है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा अभी, एफ कितना देगा आर प्लस क्या देगा एम ए इंटू वे कितना देगा आपके पास वी। ये आपके पास पावर आ गई भी। ये 32वां क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 35 पे आता हूं मैं। 35 पे एक बार क्वेश्चन नंबर 35 पे इसको आप अच्छे से पढ़ ले, फिर उसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो स्टेज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 35वां क्वेश्चन, 9 मीटर क्यूब आयतन की एक टैंक जो कि तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 10 किलोवाट की शक्ति वे द्वारा मोटर पंप 5 मिनट में भर देती है, तब मोटर पंप की दक्षता कितनी हो जाएगी भी। ध्यान से देखना। देखो अपन बात करते हैं कि वॉल्यूम कितना, पानी का द्रव्यमान कितना देगा एम, एम बराबर कितना देगा आपके पास में, या पानी की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी भी, पानी की एनर्जी हो जाएगी आपके पास एम जी एच। द्रव्यमान बराबर क्या था आपके पास, आयतन गुणा घनत्व इंटू कितना देगा आपके पास है जी एच। तो यहां पर आयतन कितना देगा आपके पास 9 मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी का घनत्व ये होता है 1000 होता है, आपको ध्यान रखना है भाई। जी कितना देर का आपको 10 देर का है ना, और एच कितना देर का आपको 10 मीटर, तो ये कितना देगा आपके पास 9 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है ना, जूल। ये तो आपके पास एनर्जी होगी। इसके बाद यदि आपको निकालना है भी पी आउटपुट, तो बराबर कितना हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, तो 9 गुणा 10 की पावर 5 बटे टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 5 मिनट, 5 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 की पावर 4 हो गया, और इसके बाद में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा 3 से काट देंगे तो 3 और ये 2, तो इसको अपन बोलेंगे 3 गुणा 10 की पावर 4 बटे ये 2 आ गया, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 आ गया अभी वॉट। और इसके बाद आपको निकालना इट्टा, तो मैंने आपको बताया था इट्टा बराबर क्या होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, तो पी आउटपुट बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 3 बटा पी इनपुट, ये कितना देर का भाई आपको, ये आपको देगा 10 किलोवाट, मोटर है वो 10 किलोवाट की, तो 10 इंटू 10 की पावर 3, तो 3 बटे 10, तो इसको अपन बोलेंगे 0.3, और परसेंटेज में अगर इसको अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30% आ जाएगा। कितना देगा 30%, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपकी जो स्टेज फर्स्ट है वो फिनिश होती है, ठीक है ना। और स्टेज फर्स्ट फिनिश होने के साथ में आपका आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को भी अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टेज फर्स्ट के अंदर और भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो वो आप अच्छे से देख लेना, और कोई डाउट अगर नहीं हो रहा हो आपसे सॉल्व, तो इंस्टीट्यूट आपको उसका जवाब देगा बाकायदा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से यार इसके अंदर कोई इतने टफ क्वेश्चंस है नहीं। देखो
मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना, ये चीज है अभी। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में अपन ने दक्षता है उस दक्षता को कंप्लीट किया, और उसके बाद में जो स्टेज फर्स्ट है इसके अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। अगले लेक्चर के अंदर अपन स्टेज सेकंड, और अगर टाइम बचा तो स्टेज थर्ड है उसको भी अपन करने की कोशिश करेंगे। स्टेज थर्ड की एक बार क्वेश्चंस है वो मैंने आपको टिक नहीं करवा रखे हैं, तो चलो स्टेज थर्ड की क्वेश्चंस है मैं आपको टिक करवा देता हूं। देखो स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस लिख लो, कौन कौन से क्वेश्चंस सारे करने हैं यार, टिक वैसे नहीं करवा रहे कि यही करने हैं बाकी सारे छोड़ने हैं आपको, ऐसा नहीं है। स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको। स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, 2 आसान है, 3 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बताने वाला है, इसके बाद 5 आसान है, 6 आप कर सकते हो, 7वां मैंने करवा दिया ऐसा क्वेश्चन आपको, और 8 कि 8वां क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसमें हिंट देना है तो मैं बता दूंगा। इसके बाद में 9 10 10वां क्वेश्चन, इसके बाद में 11वां क्वेश्चन करवाना पड़ेगा भाई, 11वां क्वेश्चन, और 12 13 14 15 16 17 चलो 17 करा देते हैं, है बहुत आसान भाई। यू दे रखा है आपको एफ पूछ रखा है, तो एफ बराबर कितना होता है माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स होता है। 18वां क्वेश्चन ये करवा रखा है मैंने आपको वैसे, ठीक है ना। तो 18वां क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है डी बराबर क्या होता है यू एक्स बराबर अनंत। तो आप एक काम करना, एक्स बराबर अनंत पुट कर दोगे तो यू कितना हो जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस यू समय यानी एक्स नॉट, और एक्स नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, मैंने आपको बता रखा भी माइनस, शायद माइनस का 20 पर अपन 4 है ऐसा सा अपन ने निकाला था, जो भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18वां नहीं बता रहा हूं मैं, 19 नहीं बता रहा, 20 नहीं बता रहा, 21वां आप चाहो तो देख सकते हो, 21 22वां क्वेश्चन, चलो 22वां देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 23वां नहीं, 24 25 26वां बता देता हूं, ये 27 28 29, इसके बाद में 30वां क्या पूछा जा रहा है, 30वां वैसे आसान है, 31वां क्वेश्चन करवाना मेरे को, 31वां 32 33वां चलो इसका हिंट देना है, 34 35 35वां, ये 35वां कौन सा भी 31वां क्वेश्चन एक जैसा है, 31 और 35 एक जैसे हैं, और इसके बाद 36 37 38 39 40 41 42 43वां, चलो 43वां करवा दूंगा, 44वां कुछ नहीं भी एफ देर का इंटीग्रेशन करना है, चलो 44वां करवाऊंगा यार, 45 46 47 48 49 करवा देते हैं, 49, और 50वां करवा देते हैं, 51 52 53 54 55
क्वेश्चन नंबर 55 भी करवा देते हैं। इतने क्वेश्चन हो गए अभी। तो स्टेज 1, 2, 3 इनका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो स्टेज 5 है, स्टेज 5 की क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे सीएलसी ने अपने जो पुराने पेपर्स हैं उन सब का सॉल्यूशन डाल रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।